हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है मेमोरी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो COA की यूनिट नंबर 4 है मेमोरी, उसके अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम मेमोरी से स्टार्ट करेंगे। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी जो होती है वो सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम की तरह एक्ट करती है। मतलब कि जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जा रहा है या फिर आ रहा है, वो एक जगह इकट्ठा होगा, सेंट्रलाइज्ड एक जगह पर ही इकट्ठा होगा। ठीक है, तो उस जगह को आप क्या कहते हो? मेमोरी कहते हो। ये अपने अंदर क्या क्या स्टोर करती है? अपने अंदर ये प्रोग्राम्स को और डेटा को जो है वो स्टोर करती है। साथ ही साथ जब रन टाइम हो रहा होता है तो अपने अंदर ऑपरेंड और या फिर कैलकुलेशंस को भी स्टोर करती है। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है? जो मैनिपुलेटिव डेटा होता है, वेरिएबल्स हो गए, इन सब को अपने अंदर स्टोर करती है। साथ ही साथ जो रिजल्ट होता है उसको भी स्टोर करती है। अगर हम CPU कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की बात, जो इन्फॉर्मेशन कौन कंट्रोल करता है इसकी बात करें तो मेमोरी की जो मेमोरी होता है उसको कंट्रोल करती है CPU। ठीक है, तो CPU कंट्रोल करता है मेमोरी को कि कौन सा डेटा कौन से एड्रेस पे स्टोर होगा, कहाँ से रिट्रीव होगा, कहाँ पे सेंड होगा। ये सारी जो चीज़ें जो मैनेज करता है वो CPU मैनेज करता है। ठीक है, 2 मेजर यूनिट्स होते हैं इस मेमोरी के, 2 मेजर यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमने मेमोरी एंड मेमोरी हिरार्की की बात करी तो अब हम देख लेते हैं हिरार्की क्या होती है। तो हिरार्की के अंदर क्या होता है कि हम जो लेवल वाइज ना, लेवल के अकॉर्डिंग कुछ मेमोरी को लगा देते हैं जिससे हमें अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम उस मेमोरी को यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो CPU रजिस्टर्स हैं, सबसे पहले ये लेवल 0 पे आते हैं। फिर उसके बाद कैश मेमोरी SRAM है, वो लेवल 1 पे आती है। SRAM मतलब कि स्टैटिक रैम। फिर उसके बाद मेन मेमोरी आती है डायनेमिक रैम, वो है लेवल 2 पर। फिर है आपकी मैग्नेटिक डिस्क लेवल 3 पर। और लेवल 4 पर 2 हैं, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे एक्सेस टाइम और स्टोरेज 2 खेल चलते हैं। जो सबसे लोएस्ट हायरार्की है उसकी सबसे ज़्यादा स्टोरेज होगी और जो सबसे ऊपर पे है हायरार्की पे उसकी सबसे कम स्टोरेज होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसकी है तो मैग्नेटिक टेप, और सबसे कम स्टोरेज किसकी है तो CPU रजिस्टर्स। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम एक्सेस टाइम की बात करें तो सबसे कम एक्सेस टाइम जो होगा वो CPU रजिस्टर्स का होगा और जो सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम होगा वो होगा मैग्नेटिक टेप का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हायरार्की हमारी चलती है। आगे देखते हैं तो आगे हमारी जो मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन है वो मेनली 2 पैटर्न्स के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है आपका एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और दूसरा होता है आपका इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें जो आप बाहर से लगा सकते हो, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, आप ये भी ले सकते हो। साथ ही साथ इंटरनल या फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या आता है? मेन मेमोरी, जैसे कि आपकी रैम हो गई, ठीक है, CPU रजिस्टर्स हो गई, कैश मेमोरी हो गई, जिनके बिना अगर वो नहीं हुए ना तो आपको एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर आप कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ के लिए ये होते हैं। ठीक है, ये जो इंटरनल है इसका मतलब ये है। अगर हम रजिस्टर्स की बात करें तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, छोटे होते हैं, हाई स्पीड मेमोरी होती है, लोकेटेड होते हैं CPU के अंदर। फास्टेस्ट एक्सेस टाइम जो होता है वो रजिस्टर्स का होता है। स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो भी इनकी होती है, 16 बिट्स से लेकर के 64 बिट्स तक की होती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था जो हमारी हायरार्की है उसमें सबसे टॉप पे जो है CPU रजिस्टर्स आते हैं, और मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो होगी वो मैग्नेटिक टेप की होगी। साथ ही साथ जो सबसे कम एक्सेस टाइम होगा वो CPU रजिस्टर्स का होगा, और वही बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, कैश मेमोरी की बात करें, ये भी स्मॉल साइज होता है इसका, ये भी फास्ट मेमोरी होती है, हाई स्पीड होती है लेकिन ये फास्ट होती है खाली। ये क्लोज टू CPU होती है, CPU के अंदर नहीं होती है, CPU के पास लोकेटेड होती है। स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी से फ्रिक्वेंटली जो तुरंत जो डेटा एक्सेस किया गया है उसको ये अपने अंदर स्टोर करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है? ये रैम आप कह सकते हो उसको। ये लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज़ की होती है। स्लोअर स्टोर रेट, जो इसका स्टोर करने का रेट होता है वो स्लो होता है। साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन करंटली इन यूज़, और जो इंस्ट्रक्शन करंटली इन यूज़ में होता है ना, सिर्फ उसको ही स्टोर करती है और किसी को स्टोर ये नहीं करती है।
ठीक है। एक्सेस टाइम की बात करें तो लेवल 4 जो है उसका सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम होता है, लेवल 3 का उससे कम होता है, लेवल 2 का उससे कम होता है, लेवल 1 का उससे कम होता है और लेवल 0 का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि लेवल 4 की जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, लेवल 3 की सबसे उससे कम होगी, लेवल 2 की उससे कम होगी, लेवल 1 की उससे कम होगी और सबसे कम जो है लेवल वो आपकी स्टोरेज जो होगी वो किसकी होगी, लेवल 0 की होगी। ठीक है। तो इसी के साथ फिर जल्दी से आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा रैम। रैम को अगर हम देखें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी का एक पार्ट होता है, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है सीपीयू के द्वारा, सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है। यूज टू रीड एंड राइट, ये रीड और राइट करने के लिए जो है हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ वॉलेटाइल इन नेचर, वॉलेटाइल इनका नेचर का मतलब क्या है, जब तक पावर इसके अंदर जा रही, जब तक बिजली इसके अंदर जा रही, जब तक ये मेमोरी के अंदर चीज़ों को स्टोर करेगी, जैसे ही बिजली पावर कट ऑफ हुआ तुरंत इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है वो सारा का सारा कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके अंदर भी आपकी जो कुछ वो आती है डिविजन्स आती हैं, जैसे कि एस रैम हो गया, डी रैम हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो एस रैम है वो भी वॉलेटाइल इन नेचर होती है। ये मेडअप किससे बनी हुई होती है, मेमोरी सेल से मिलकर के बनी होती है। इसके अंदर नीड नहीं होती है रिफ्रेश करने की ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है इसको, सिर्फ एक बार आपने इसके अंदर डेटा डाल दिया तो वही मेन मेमोरी में रहेगा। जब तक आप बिजली की सप्लाई करते रहोगे तब तक वो मेन मेमोरी में रहेगा, रिफ्रेश करने की कोई नीड नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो पावर है उसकी भी नीड जो है कम हो जाती है, इसीलिए फास्टर होती है डी रैम से, और ये कैश मेमोरी के अंदर भी यूज़ की जाती है। अगर हम डी रैम की बात करें तो डी रैम जो होती है वो भी मेमोरी सेल से मिल करके ही बनी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कैपेसिटर होते हैं। ठीक है। द कैपेसिटर जो है वो होल्ड करता है इन्फॉर्मेशन को और डेटा को, या तो वो 0 के अंदर होगी या फिर 1 के अंदर होगी, मतलब बुलियन में होगी, ट्रू और फॉल्स। जो ट्रांजिस्टर होता है सेल के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है या फिर एक्ट करता है एक स्विच की तरह। अगर स्विच ऑन होगा, 0 हुआ तो फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऑफ है, मतलब कि डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, और अगर 1 है तो मतलब कि डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। जो कैपेसिटर है वो बार बार जो है वो रिफ्रेश होता रहता है रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो चार्ज है कैपेसिटर का वो मेंटेन कर सके। जो एक्सेस टाइम है वो इसका अप्रॉक्स 60 नैनो सेकेंड्स है, तो इसका मतलब ये स्लो है एस रैम से। ठीक है। ये आपका एक डिफरेंस भी आ सकता है, तो इसको आप ज़रूर से कर लीजिएगा। इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डी रैम। जो डी रैम होती है वो भी फर्दर 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइडेड होती है। सबसे पहला होता है आपका एसिंक्रोनस रैम, और फिर उसके बाद आता है आपका सिंक्रोनस रैम। ठीक है। यहाँ पे तीसरी जो टाइप है आपकी वो है DDR-SD रैम। अब एक्चुअली क्या है कि ये जो DDR-SD रैम है ये भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका DDR1-SD रैम, DDR2, DDR3 एंड DDR4। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी जो होती है वो डिवाइड की जाती है रोज एंड कॉलम्स में, मतलब आप मैट्रिक्स की तरह भी इसको कह सकते हो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में डिवाइडेड होती है। ईच रो कंटेन अ वर्ड इन दिस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डिकोडर। इसके अंदर क्या होता है, एक डिकोडर होता है, और जो हर एक वर्ड होता है वो एक किस में लिखा जाता है, रो में लिखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा डिकोडर इज कॉम्बिनेशन। डिकोडर क्या है, डिकोडर इज कॉम्बिनेशन दैट कंटेन्स n इनपुट लाइंस एंड 2n आउटपुट लाइंस, मतलब 2 की पावर n जो है इसके अंदर आउटपुट लाइंस होंगी। मतलब कि अगर इसके अंदर एक इनपुट लाइन है तो 2 की पावर 1 मतलब कि 2 इसके अंदर क्या होंगी, आउटपुट लाइंस होंगी। अगर यहाँ पे 2 इसकी वैल्यू आप 2 रख दोगे कि 2 इनपुट लाइन है तो 2 की पावर 2 इजिकल्स टू 4, मतलब कि आउटपुट लाइन कितनी होंगी, 4 आउटपुट लाइन्स यहाँ पे हो जाएंगी। One of output line selects the row by the address contained in the MAR, and the word which is represented by the row gets selected and read and write operation is executed through the data lines। अब क्या होता है, जो आउटपुट लाइन होती है वो सेलेक्ट करती है एक रो को कि कौन से एड्रेस के अंदर मतलब कौन सा एड्रेस कंटेन कर रही है MAR के हिसाब से एड्रेस जो कंटेन कर रही होगी उस लाइन को सेलेक्ट करेगी, और उसके बाद रिप्रेजेंट कर देगी रो को, जिससे कि रीड और राइट ऑपरेशन जो है वो आपका हो सके। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, सिनेरियो जो होता है वो सेम होता है, बट वी हैव 2 डिफरेंट डिकोडर्स। इसके अंदर 2 डिफरेंट डिकोडर्स होते हैं। सबसे पहला कॉलम और रो डिकोडर अलग अलग होते हैं, कॉलम डिकोडर होगा एंड रो डिकोडर होगा।
कॉलम डिकोडर जो होता है इज़ यूज टू सेलेक्ट द कॉलम। जो कॉलम डिकोडर होता है उसका काम होता है कॉलम को सेलेक्ट करना, और रो डिकोडर का काम होता है रो को सेलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं फटाफट से। तो आगे है द एड्रेस फ्रॉम MAR गोज एज द डिकोडर्स इनपुट। जो एड्रेस है MAR का वो डिकोडर के इनपुट की तरह लिया जाता है, और जो डिकोडर है वो सेलेक्ट करता है रेस्पेक्टिव सेल को थ्रू बिट आउटलाइन। जो बिट आउटलाइन होती है, जो बिट एड्रेस होता है उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करता है पर्टिकुलर सेल को। देन द डेटा फ्रॉम दैट लोकेशन विल रीड और राइट अकॉर्डिंग टू द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा रीड ओनली मेमोरी रोम। इसके अंदर क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर आपने कोई भी डेटा स्टोर कर दिया, चाहे बिजली जा रही है नहीं जा रही है, वो डेटा फिर भी उसके अंदर स्टोर्ड रहेगा। जैसे कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस हो गए, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ठीक है, CD रोम्स हो गई। फिर उसके बाद क्या है, इट इज़ मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली जो है स्टोर करने के लिए काम आता है। फिर उसके बाद इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी मेमोरी अलॉन्ग विद रैम। ये प्राइमरी मेमोरी होती है अलॉन्ग विद रैम, मतलब कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारा का सारा रोम के अंदर रखा जाता है। तो जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, रन ऑन करते हैं, तो क्या होता है, रोम में से एक कॉपी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो रैम में जाती है एंड जब रन होती है। तो अगर रोम नहीं होगा तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टोटल 5 टाइप्स के ये होते हैं हमारे। फिर देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आपका मास्क्ड रेड ओनली रीड मेमोरी M रोम। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे ओल्डेस्ट है, नॉट यूज्ड एनीवेयर नाउ, कहीं भी यूज़ नहीं की जाती है आज के टाइम में। प्रोग्राम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसको जब भी प्रोग्राम कर दिया जाता है, तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी नीड्स ये मैन्युफैक्चर्ड होती है, ठीक है। प्रोग्रामेबल रोम, इसके अंदर क्या होता है, ये ब्लैंक वर्जन होता है रोम का। ये इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद प्रोग्राम किया जाता है। ये सेल फोन्स के अंदर, वीडियो गेम्स के अंदर RFID टैग्स मतलब कि जैसे कि आपके फास्ट टैग्स हो गए, इनके अंदर यूज़ किया जाता है। दोस्तों प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर ज़रूर चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा EP रोम है आपका इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। इसके अंदर क्या होता है, इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है मल्टीपल टाइम्स। इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, EP रोम से जो है वो ज़्यादा होता है। ये यूज़ की जाती है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। यूजेस के जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं हमारे, उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली का मतलब क्या है कि इसके अंदर ना एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी EP रोम होती है उसके अंदर हम UV रेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस को यूज़ करते हैं डिलीट करने के लिए, रीप्रोग्राम करने के लिए, ठीक है, इरेज करने के लिए। लेकिन वहीं जो हमारी EP रोम होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकली इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, रिपीटेडली किया जा सकता है और मल्टीपल टाइम्स किया जा सकता है, 1010 टाइम्स किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम फ्लैश EP रोम भी, EP रोम भी कह सकते हैं। यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी को, नहीं ना कि अल्ट्रावायलेट लाइट को। जो इसका एक्सेस टाइम होता है वो 45 नैनो सेकेंड से लेकर के 200 नैनो सेकेंड्स के बीच में होता है। ये बाइट पर बाइट डिलीट करती है, ठीक है, बाइट पर बाइट डिलीट करती है। ये फास्टर होती है EP रोम से, और ये यूज़ की जाती है बायोस के अंदर। बायोस क्या होता है, जो हमारा फ्रेमवर्क होता है विंडोज़ का, उसे हम बायोस कहते हैं। फ्लैश रोम की बात करें तो फ्लैश रोम क्या होती है, एडवांस्ड वर्जन ऑफ EEP रोम। जो एडवांस EEP रोम जो है हमारी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो है हमारी, उसका एक एडवांस्ड वर्जन है। इसके अंदर डिलीट और राइट ब्लॉक्स ऑफ डेटा अराउंड 512 बाइट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम के अंदर ये 512 बाइट्स जो है वो उनको ये इरेज कर देती है। एक्सेस टाइम जो होता है इसका 45 नैनो सेकंड से लेकर के 90 नैनो सेकंड्स का होता है। हाईली ड्यूरेबल होती है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, मतलब टिकाऊ। और फिर उसके बाद ये हाई टेम्परेचर को भी झेल सकती है, जैसे कि हमारी आज के टाइम की हार्ड डिस्क वगैरह, उनको आप ले सकते हो। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो USB फ्लैश ड्राइव्स हो गई, हमारी SSD हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ये सब जो है हमारी फ्लैश ड्राइव्स हैं। तो दोस्तों ये है हमारा यूनिट नंबर 4 का पार्ट 1, क्योंकि बहुत लंबी यूनिट है। पार्ट 2 के अंदर मुझे कवर करनी पड़ेगी, 2 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड होगी पूरी की पूरी यूनिट। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या पार्ट 2 चाहिए। अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।